Yes, started na sir? Yes, sir. Okay. Again, good morning, good afternoon. 12 बज गया. ठीक है. तो सर टैक्स का क्लास है और टैक्स माने दो तो टैक्स होता है, एक सर इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स. पर सर हम लोग अभी बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स में, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स चल रहा है और इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी चैप्टर चल रहा है. सर आज ज्यादा रिवाइज नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा. किसके पॉइंट पे सर? पीजीबीपी. ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस. तो पीजीबीपी का जो डिस्कशंस है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा. जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पीजीबीपी में मैंने क्या क्या करवा दिया, मैं एक बार उसको रिकॉल कराता हूँ. इतना बताऊंगा कि मैंने आप लोगों को पीजीबीपी के अंदर, यस अयन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पीजीबीपी में पीजीबीपी कैलकुलेशन टेक्निक एक क्वेश्चंस भी करवा दिया था, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए. तो मैंने आपको ये बता दिया था कि आखिर पीजीबीपी कैलकुलेशंस करने के टाइम पे किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, फॉर्मेट क्या होता है, पीएल रेक्टिफिकेशंस का प्रोसेस, वन ऑफ द मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, पीएल रेक्टिफिकेशन प्रोसेस. কণিকা করেছিস তো? যদি দু একটা ক্লাস ব্যাকআপ ছিল করে নিয়েছিস? হ্যাঁ স্যার। ক্লাস কিন্তু করে নিবি, যদি কিছু ডাউট থাকে জিজ্ঞাসা করে নিবি, বারবার বলে দিচ্ছি. अच्छा, तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल को बेसिकली रेक्टिफिकेशन करना. रेक्टिफिकेशन माने क्या होता है सर? बिजनेस लेवल में कई बार क्या होता है कि हम लोग जो भी एज पर अकाउंट्स डेवलप करते हैं उसमें कुछ गलतियां रह जाते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो इनकम टैक्स को पसंद नहीं है. तो टैक्स डिपार्टमेंट हमको बस इतना बताएगा हम लोगों को कि भाई तुम जो भी किए हो ठीक है, बट हमारा भी कुछ हिसाब है टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो आपको वो हिसाब करने के लिए बोलेगा. तो आपको कुछ पॉइंट्स, अगर अगर टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो कम करने के लिए बोलेगा, अगर उनको लगेगा कि प्रॉफिट कम हो गया है तो ज्यादा करने के लिए. जैसे कि जब भी प्रॉफिट के अंदर हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना. तो जिस पॉइंट में इनकम डिपार्टमेंट को लगेगा, टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स वाले को, कि भाई ये प्रॉफिट को कम करता है, तो जो भी चीजें प्रॉफिट को कम करता है वो बोलेगा कि ऐड बैक करो. ठीक है, वो बोलेगा ऐड बैक करो. मैंने आपने एक्चुअली पीएल में क्या करके रखे थे? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको कम करके रखे थे, डेबिट कर दिए थे, है ना, खर्चा दिखा दिए थे. तो डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, हम लोग इसको नहीं मानेंगे, आप इसको चेंज करो, ऐड बैक करो. तो पीएल उसमें क्या होगा सर? रेक्टिफाई होगा एज पर इनकम टैक्स. ठीक है. आप बोलोगे सर अकाउंट्स गलत हो गया. नहीं सर, बात अकाउंट्स इनकम टैक्स का वार का नहीं है, मैटर इज ऑल अबाउट टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट जो बोलेगा मानना पड़ेगा. काफी सारा चीजें लॉजिकल भी होते हैं, सभी चीजें, तो वो एज पर रूल्स, एज पर प्रोविजंस हमें याद रखना पड़ेगा. और उसी के हिसाब से सेक्शन वाइज हमें जिसको ऐड करना है उसको ऐड करो, जिसे लेस करना है उसे लेस करो. ऐसा तो नहीं कि डिपार्टमेंट सिर्फ आपको ऐड करने बोलते हैं, डिपार्टमेंट आपको लेस भी करने बोलते हैं, है ना. डिपार्टमेंट आपको लेस भी करने बोलते हैं. तो पीएल को, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कुछ भी हिसाब इधर उधर है, अगर कोई इनकम ऐसा लगे कि जो पीजीपीपी का इनकम नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि भाई ये पीजीपीपी का नहीं है, आप इसको हटाओ. क्या होता है, कई बार कुछ लोग डिविडेंड इनकम को बिजनेस में दिखा देते हैं, कैपिटल गेन इनकम को बिजनेस में दिखा देते हैं. तो कैपिटल गेन इनकम बिजनेस में एज पर इनकम टैक्स नहीं अवेलेबल नहीं हो सकता. अदर सोर्स इनकम यहाँ पर नहीं आ सकता. ठीक है, सैलरीड इनकम नहीं आ सकता. तो जो पीजीबीपी का है आप सिर्फ उसी इनकम को काउंट करो. अगर बाई चांस आपने उस इनकम को अपने पीएल में दिखा दिए तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा भाई लेस करो, है ना. तो इसको बोलते हैं इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, है ना. और या फिर जो दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, ऐसा कुछ भी अगर है तो उसे हम लोग यहाँ पर लेस कर देते हैं, बिकॉज वो पीजीपीपी का पार्ट नहीं है. तो पीजीपीपी पीएल से, मतलब पीजीपीपी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां से उसको लेस करना चाहिए. ठीक है, ये सब हो चुका है. ठीक है, ये सब हो चुका है, बट दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पीजीपीपी. पीजीपीपी माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड
प्रोफेशंस। तो आपको हमेशा ये फॉर्मेट जो है इसके साथ कनेक्टेड हो जाना चाहिए और अपने आप को बिजनेस एंड प्रोफेशंस का कैलकुलेशंस के साथ ऐड पर कर लेना चाहिए। वेरी गुड सर, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, बिजनेस प्रोफेशंस का डिफरेंस पढ़ चुके हो, अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में जान चुके हो, आईसीडीएस का आइडिया ले चुके हो, है ना। अभी तो आइडिया ही लेना है, डिटेल्स चर्चा फाइनल लेवल में थोड़ा डिटेल्स में करेंगे। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 28 का चर्चा हो चुका है, माने कौन सा इनकम टैक्स के हिसाब से पीजीपीबी में चार्ज करना चाहिए। सेक्शन 29 क्या कहता है उसमें भी बात हुआ है सर, ठीक है। स्पेकुलेशंस नॉन स्पेकुलेशंस में डिसीजंस लिए गए हैं सर, है ना। स्पेकुलेशंस बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशंस बिजनेस। अभी मैं एक्चुअली यही स्पेकुलेशन बिजनेस ही पढ़ा रहा था, अभी आप लोगों के क्लास से पहले मेरा यही क्लास चल रहा था सर, डेरिवेटिव का, ठीक है। जो लोग एक्चुअली एनआईएसएम पढ़ते हैं ना, स्टॉक मार्केट का, उन्हें पढ़ना पड़ता है सर डेरिवेटिव। ये एक्चुअली एक स्पेकुलेशंस बिजनेस के अंदर इसको काउंट किया जाता है बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद फॉरवर्ड फ्यूचर स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्पेकुलेशन कैटेगरीज में आते हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है। तो अभी इसके इसी का ही क्लास चल रहा था, इसको शेयर मार्केट एजुकेशन के अंदर। तो आप देख सकते हो कि आपके टैक्स के अंदर शेयर मार्केट रिलेटेड कितना सारा चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है ट्रांजैक्शंस नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव, ठीक है। आप इसे स्पेकुलेशंस ना समझे, ठीक है। तो इसका लिस्ट दिया है जिसमें डेरिवेटिव्स भी हैं जिसको आप स्पेकुलेशंस ना समझे। तो लोग समझते हैं स्पेकुलेशंस है बट इसको स्पेकुलेशंस नहीं समझा जाता। फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है, फ्यूचर मार्केट बोलते हैं सर, ठीक है। मैं अभी ज्यादा इसमें हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सब बिजनेस के अंदर है, कभी मौका मिले तो मैं इसमें डिटेल चर्चा कर दूंगा आप लोग, डोंट वरी। यहाँ पर तो बस इनकम रिलेटेड मैटर बोला गया है क्योंकि बिजनेस में दो तरीका होता है, आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन लेवल में बताया था कि बिजनेस में एक होता है जो स्पेकुलेशंस, एक होता है नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशंस माने जो बेसिकली प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट में चलता है, जैसे कि हॉर्स रेस वगैरह में जैसे होता है ना, प्रेडिक्शंस करके बिजनेस, लॉटरी वगैरह। और एक होता है नॉन स्पेकुलेशन जो रेगुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, सर्विस खरीद अपना बनाते हो, सर्विस बना के किसी को सेल करते हो, प्रोडक्ट परचेस करते हो, किसी को बेचते हो, जो ऑर्डिनरी बिजनेस जिसको बोलते हैं। तो स्पेकुलेशंस और नॉन स्पेकुलेशंस के बीच में कुछ फर्क है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस वाइज और एग्जांपल्स भी आपके सामने नोट्स के अंदर हैं, आप पढ़ लेना सर एक बार। सर आप पढ़ा दो, आप पढ़ा देंगे सर, मैं बोल तो रहा हूँ पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो ना, क्या है ना सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं तो मैं उस सब चीज में थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते कोई जगह में आपको लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन में डेट लो और आके पूछ के चले जाओ। सैनॉन नहीं करते हैं, सैनॉन ये सब में एकदम पक्का है। डाउट होते हैं एकदम कलेक्ट करके रखते हैं, फिर एक साथ आके पूछ लेते हैं। वेरी गुड सर, ऐसा बाकी लोगों को भी करना चाहिए। अच्छा देखो, तो पॉइंट है सर, हम लोग अभी सेक्शन 35 के अंदर जा रहे हैं। कहाँ पर? सेक्शन 35 याद है आप लोगों को? 35 के चर्चा चालू किए थे। डिप्रिसिएशन में तो बहुत बातचीत की है सर कि डिप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, पीएल में उसका कैसे रेक्टिफिकेशन हो जाते हैं, एक बार ऐड करना एक बार लेस करना, एज पर इनकम टैक्स एज पर अकाउंटिंग क्लैश होता है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है ये भी देखा। और अगर डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस क्वेश्चंस के अंदर नहीं रहता है तो कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसको पढ़ने के लिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स में काफी डिटेल्स चर्चा हुआ। चलो थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा रिकॉल हो गया कि आखिर हम लोग कहाँ कहाँ बात कर लिए। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में अलग अलग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का भी आइडिया हो चुका है। वेरी गुड सर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आगे क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। चलो सर देखते हैं आगे। हम लोग सर 35 के अंदर बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे? 35। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंस करते हैं, चाहे खुद के बिजनेस में हो या फिर स्पेसिफाइड जो भी डिपार्टमेंट ने बोला है, मैं इसी चीज के ऊपर लास्ट दिन आपको बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। लास्ट दिन इसके ऊपर बातचीत हुआ था। हाँ सर। चलो वेरी गुड सर, तो फिर से एक बार रिकॉल हो जाए क्योंकि आज क्वेश्चंस भी करना है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जब कोई बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा करता है। अब आप बोलोगे सर साइंटिफिक रिसर्च क्या है,
सर बिजनेस को डेवलप करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। सर इंडिया में कोई करता है क्या रिसर्च वगैरह बिजनेस करने से पहले? सर बड़े बड़े बिजनेस तो करते हैं, जो बिग बिजनेस होते हैं ऑब्वियसली करते हैं। अगर बिना रिसर्च का आप कैसे बड़ा बिजनेस बनाओगे? जैसे आपको एक इंसान के बारे में बताता हूँ। कोलकाता का एक बड़ा ही फेमस बिजनेसमैन, कोई बता सकते हो रिचेस्ट मैन इन कोलकाता? ठीक है, मैं नाम बताता हूँ आपको। रिचेस्ट मैन इन कोलकाता, इंडिया वर्ल्ड बहुत सुनते हो, तो मोटा मोटी कोलकाता में जो रिचेस्ट पर्सन हैं उसमें एक जन का नाम आता है सर, जिनको बिलियनियर बाबू मोशाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलियनियर बाबू मोशाई। सर ये बाबू मोशाई नाम इसलिए है क्योंकि बंगाल से हैं, बंगाली लोगों को बाबू मोशाई कहा जाता है ना, बट ही इज नॉट अ बंगाली, ठीक है, इज अ मारवाड़ी। लेकिन काफी पुराना मारवाड़ी है जो कोलकाता में अपना बिजनेस सेटअप किया था। आप लोग जानते हो इनके बारे में, बांगुर, बेनुगोपाल बांगुर, ठीक है, बेनुगोपाल बांगुर। इन्होंने बीकॉम किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, अभी 92 ईयर्स ओल्ड है सर। करेंटली इनका नेट ओर्थ है, नेट ओर्थ 56,000 करोड़, मतलब इनके पास इतना एसेट है सर, 56,000 करोड़। सर क्या काम करता है? सर क्या काम किया ये बस सोचो। सर आप लोग सुने होंगे, इसका एक बिजनेस है, बड़ा फेमस बिजनेस है इनका, श्री सीमेंट का नाम सुना आप लोगों ने? हेलो, हाँ सर। श्री सीमेंट, इसका शेयर भी मिलेगा आपको। बड़ा फेमस सीमेंट है, ईस्ट इंडिया में कम चलता है, मानी वेस्ट बंगाल में कम चलता है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में श्री सीमेंट बहुत चलता है। किसी किसी जगह में इसको बांगुर सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब सेम बिजनेस का ही एक दूसरा ब्रांड है। एक एक शेयर का दाम भी आप देख सकते हो, एक शेयर का दाम है 23,000 रुपया। तो जस्ट इमेजिन, बिजनेस में भी दम है, शेयर में भी दम है। सर कहना क्या चाहते हो? सर ये बिजनेस ना रातों रात नहीं बना है, रिसर्च करके बनाया गया है, समय दिया गया है, तब जाके ये बिलियनियर बाबू मोशाई बना है। बाबू मोशाई नाम इसलिए है क्योंकि बंगाली स्टाइल में इनका थोड़ा रहन सहन है, बट है तो मारवाड़ी, मतलब राजस्थान से बिलोंग करता है। द वेल्दीएस्ट बंगाली भी बोला जाता है इनको, बट सर बाई कास्ट ये बंगाली नहीं है, ठीक है। तो ये अभी फोर्ब्स का 20 रिचेस्ट मैन में से एक है, इंडिया का 20 रिचेस्ट मैन इन इंडिया में से ये फोर्ब्स लिस्ट में भी आते हैं। नो डाउट आएगा ही आएगा, 56,000 करोड़ का मालिक है भाई। इनका बेसिकली सीमेंट का बिजनेस है सर, और अभी ये पूरे भारत में सीमेंट का बिजनेस को और डेवलप कर रहा है। इनका भी मार्केट शेयर इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी में से है, थर्ड लार्जेस्ट, क्योंकि आपका एसीसी एंड अल्ट्राटेक भी है, ठीक है, वो भी अपना लिस्ट मतलब बना के रखा है, बट ये भी कुछ कम नहीं है, श्री सीमेंट भी कुछ कम नहीं है। और आगे आगे ये और सीमेंट का प्लांट लगा रहा है, आगे आगे ये और सीमेंट का प्लांट लगा रहा है। और अच्छा एक चीज बताओ, इनका जो अभी करेंटली इनका जो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, उनका नाम है मोहन बाबू, क्योंकि इनका तो एज हो चुका है सर, वेणुगोपाल बांगुर का। आईआईटी मुंबई ग्रेजुएट है, केमिकल इंजीनियर है, और सीमेंट का भी काम बिजनेस संभाल रहे हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट सर, मैं क्यों ये सब बात कहा आपको? द पॉइंट इज दैट कि जब कोई बिजनेस पढ़ा लिखा वाला बिजनेस हो, या फिर देखो सर, एडुकेशन इंपॉर्टेंट है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए एडुकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिग्री के थ्रू से मिले आपको, या तो थ्रू डिग्री मिले आपको, या फिर एक्सपीरियंस के साथ मिले। लेकिन सर आप सोचो कि एक केमिकल इंजीनियर आईआईटी पास आउट, जो एक इतना बड़ा बिजनेस को अभी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इनका अगर आप देखो तो इनका तो कोई आईआईटी ग्रेजुएशन नहीं था, ये तो सिर्फ बीकॉम किया था जिन्होंने बनाया, और आज जो संभाल रहे वो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ऐसा तो परसेप्शन बनाना सही नहीं होगा कि बीकॉम करके बड़ा बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बड़ा बिजनेस तो बीकॉम वाले नहीं बना के दिखाया। अब बीकॉम छोड़ो यार, रिलायंस का जो ओनर है, जो धीरूभाई अंबानी, आज मुकेश अंबानी फॉरेन से पढ़ के आया, कॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाया उनका, वो अलग बात, बट अगर आप देखो तो मुकेश अंबानी का पापा जो है धीरूभाई अंबानी, वो तो क्लास चौथी पास है, चौथी माने 4 पास है, 4। आज रिलायंस में जॉब करने के लिए
टॉप टॉप एडुकेटेड लोग सोचते हैं कि भाई मुझे रिलायंस में जॉब मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज नॉट अबाउट हाउ मच डिग्री यू हैव, हाउ मेनी डिग्री यू हैव, ये मैटर नहीं करता कि कितना क्वांटिटी में डिग्री है आपके पास। मैटर ये करता है कि आपका रिसर्च कितना है। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि बड़ा बिजनेस बड़ा रिसर्च से भी बनता है। और रिसर्च में आजकल रिसर्च पेपर, लोग कॉलेज लेवल में रिसर्च पेपर जमा करके पीएचडी डिग्री लेते हैं सर, कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं, छापा करते छापते हैं। फॉरेन का कोई डिग्री का रिसर्च पेपर लेके इंडिया में सबमिट कर दिया, पीएचडी लगा लिया अपने नाम के आगे पीछे, उससे कुछ नहीं होगा। जेन्युइन रिसर्च करो, जिस रिसर्च का जेन्युइन कुछ डेवलपमेंट हो। ऐसे आपको पता है रिसेंटली चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, खबर है सर आप लोग? जल्दी बोलो। हाँ सर। सर सर आपको पता है इससे पहले जो चंद्रयान भेजा गया था वो चंद्रयान 2 था, है ना? चंद्रयान 2 का एक फेलिडिटी था, क्या जानते हो? चंद्रयान 2 का फेलिडिटी जानते हो? वो चांद में जाके लैंड करने के टाइम पे क्रैक हो गया था, माने क्रैश हो गया था, माने स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 में। तो इस बार वो पुराना गलती को सुधारने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है, जिसको चांद का साउथ पोल में बेसिकली उसको पोस्ट किया जाएगा, उसको एक मतलब वहां पर जाके उसको प्लेस किया जाएगा। और उसके बाद वो चांद के बारे में और स्पेस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोगों को भेजेंगे। आपको एक चीज बताओ सर, सर ये जिसने चंद्रयान को भेजा ये कौन है? यानी ये चंद्रयान भेजने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसरो। इसरो। थैंक यू सर, इसरो। मैं थोड़ा इसलिए बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक बात चल रहा है, थोड़ा तो होना चाहिए ना कभी कभी, रोज तो टैक्स का अंदर का बात करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक बातें चल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। जैसे साइंटिफिक रिसर्च हर फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसरो जो है, आपको पता होगा, या फिर अगर नहीं पता हो तो आप कलेक्ट करो। इसरो, आज इसरो बना है, आज इंडिया इसरो के थ्रू से क्या करते हैं आपको पता भी नहीं होगा सर। इंडिया के थ्रू से मतलब फॉरेन कंट्रीज अपना सैटेलाइट इंडिया के थ्रू से लॉन्च करता है। माने इसरो लोगों के काम भी करता है और उससे पैसा भी कमाते हैं। माने अगर मानो यूरोप को कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, उनके पास मानो जगह नहीं है, या फिर उनको बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इसरो क्या करेगा? फॉरेनर का सैटेलाइट देके इंडिया में बैठ के उसको लॉन्च कर देगा। इतना दम इसरो में आ गया है। अरे हम लोग धीरे धीरे नासा को टक्कर तो नहीं दे रहे अभी, बट सर इंडिया कर सकता है, इंडिया कर सकता है। ये चीज तो इंडिया ने दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है सर, सर ये सब बात क्यों कर रहे हैं? सर बात साइंटिफिक रिसर्च में हो रहा था, इसलिए मैं सोचा कि आपको साइंस रिलेटेड कुछ अपडेशन दे दूं। और रिसर्च कितना जरूरी है मैंने आपको दो चीज बताया। एक कोलकाता का रिचेस्ट पर्सन वेणुगोपाल बांगुर, जिन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में अपना कारनामा दिखाया और आज 56,000 करोड़ का नेट वर्थ का मालिक है, रिचेस्ट मैन इन कोलकाता। एक्चुअली मैं रिसेंटली उनके बारे में पढ़ रहा था। सो बिना रिसर्च का तो आप कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब अलग है टैक्स के हिसाब से। तो वो जो मैं आपको लास्ट दिन भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट करते हो, खर्चा करते हो, ठीक है, कौन, अगर आप एक बिजनेस हो, एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी or in any business of manufacture or production of any article not being article or thing specified in the list of 11 schedule on an approved in-house research and development facility, 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट आपको, जितना आप खर्चा करोगे पूरा का पूरा आपको खर्चा दिखाने का पावर मिलेगा। 100% एक्सपेंडिचर, अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। माने आप अगर कोई जमीन पे या बिल्डिंग पे खर्चा किए हो तो उसको छोड़ के लैंड बिल्डिंग का खर्चा को साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा नहीं मानेंगे। लैंड बिल्डिंग माने वो एक्चुअली कैपिटल एसेट है आपका, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग अभी पीजीबीपी पढ़ रहे हैं ना सर, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन बोल के, तब आपको लैंड बिल्डिंग का हिसाब बताएंगे। फिलहाल तो आप इतना जानो, फिलहाल तो आप इतना जानो कि आप अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी लैंड बिल्डिंग में खर्चा करोगे तो लैंड बिल्डिंग यहाँ पर काउंट नहीं है। रिसर्च का खर्चा जो है वो आप डिडक्ट कर सकते हो। और एक बात कहा है सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी बोला था,
तो incurred by SSE on scientific research related to business. Expenditure on scientific research incurred by SSE. Who is the SSE? SSE माने जिसका टैक्स कैलकुलेशंस incurred by SSE on scientific research related to business. Incurred by SSE on scientific research related to business. माने अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस में कर रहा है उनको मिलेगा। कैसा खर्चा? या तो रेवेन्यू खर्चा करें या फिर कैपिटल नेचर का करें, ठीक है। इसमें भी 100% एक्सेप्ट लैंड बिल्डिंग। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पेड टू, आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी को पे कर रहे हो। किसको? जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेके काम करते हैं, ठीक है, जिनको रिसर्च का अप्रूवल मिला है सरकार से, जिनके पास टीम है, एडुकेटेड टीम है, वो करता है। तो पेड टू अगर आप वहां पर भी खर्चा करोगे तो उसमें भी आपको 100% सम पेड का डिडक्शन, मतलब आप खर्चा दिखा सकते हैं। सिंपल बात है कि अलाउड एक्सपेंडिचर है, वो भी 100%, 100%। और एक बात है सर, अगर आप IIT स्पेसिफाइड पर्सन साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम में, अब ऐसे जगह में भी अगर आप खर्चा करते हो तो SSE को अपने बिजनेस में 100%, 100% डिडक्शन अवेलेबल, माने डिडक्शंस नहीं बोलेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउड करने को मौका मिलेगा, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिडक्शंस। जैसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स में बोला है, जैसे कि सर रेवेन्यू एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में भी कुछ कहा है, सुन लो थोड़ा। रेवेन्यू एक्सपेंस आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़े हो कि रेवेन्यू क्या होता है, लेकिन लॉ के टैक्स के एंगल से देखो सर, कि टैक्स के एंगल से ये रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में क्या कहना चाहता है। कहता है कि एनी रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर्ड बाय SSE ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू हिज बिजनेस वुड बी अलाउड एज डिडक्शंस इन द ईयर इन व्हिच इट वाज इनकर्ड। जिस साल खर्चा करोगे उस साल मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, immediately preceding the commencement of the business on payment of salary to research personnel engaged in scientific research related to his business carried on by the taxpayers or on purchase of material inputs for such scientific research will be allowed as deductions in the year in which the business is commenced. The deductions will be limited to the amount certified by the prescribed authority. 35 subsection 1 clause 1. Sir, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स आपको दिया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड, आप इसको समझो। इसका मतलब इतना बता रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंस एक SSE माने, मानो आप एक बिजनेसमैन हो, ये PGPP चैप्टर चल रहा है ना सर, तो यहाँ पर SSE जो है वो ऑब्वियसली PGPP से कमा रहे हैं। PGPP माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, तो PGPP का SSE है, तो PGPP से कमा रहे हैं। तो आप अगर अपने बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च में जिस साल खर्चा करोगे उस साल आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा विद इन 3 years। अच्छा, और एक बात, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, माने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ध्यान से सुनना, विद इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, माने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो पिछला 3 साल है। पेमेंट ऑफ सैलरी, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी को काम पे रखे थे, किसी पर्सनल को, पर्सनल माने कोई एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल माने यहाँ पर एम्प्लॉय सर, पर्सोनेल, हाँ पर्सनल माने एम्प्लॉय। आप लोग सुने होंगे ये वर्ड पहले भी, HR वर्ड सुने हो सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड सुने हो MBA लेवल में? हाँ सर। इसका बात होता है। अब देखना इसका रिप्लेसमेंट में ये वर्ड भी यूज होता है, HR मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, एक ही बात है, एक ही चीज है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो पर्सनल होते हैं उनको मैनेज करना। बेसिकली HR होता है ना जो MBA लेवल में करते हैं, MBA इन HR, वो उनका बेसिक काम होता है कि whom to hire, whom to fire, मैंने किसको काम पे लेना है और किसको काम से हटाना है। चलो छोड़ो, मैं उस पर नहीं बात करूँ। तो बेसिकली अगर किसी पर्सनल को आपने काम पे रखा तो उनको सैलरी पे कर रहे हो बिकॉज वो रिसर्च पे काम करे।
अच्छा, और क्या खर्चा? ऑन परचेस ऑफ मटेरियल इनपुट्स। अरे भाई रिसर्च करोगे तो मटेरियल चाहिए, है ना? तो रिसर्च में मटेरियल जो भी इनपुट करोगे आप, खर्चा करोगे, उसके पीछे भी आपका जो खर्चा है वो भी डिडक्शन देगा आपको। तो कब देगा? रिडक्शन इन द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। ठीक है, द रिडक्शन विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। रिडक्शन अमाउंट लिमिटेड हो सकता है जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी माने गवर्नमेंट अथॉरिटी जितना आपको अलाउ करेगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। आप अगर कोई सैलरी पे कर रहे हो रिसर्च रिगार्डिंग, या कोई इनपुट पे खर्चा कर रहे हो, इस तरह का। कैपिटल खर्चा माने कोई साइंटिफिक एसेट्स वगैरह परचेस करना पड़ता है ना, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ ए कैपिटल नेचर, माने जो एक मशीनरी पार्ट्स वगैरह हो सकता है on scientific related to the business carried on by the SSC would be deductible in full in the previous year in which it is incurred। जिस साल करोगे पूरा का पूरा कैपिटल नेचर का खर्चा भी आपको डिडक्शंस का मौका मिलेगा। ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में कहा गया है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर और भी कुछ पॉइंट कहा है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल नेचर का कोई खर्चा किया, माने कोई मशीन कोई एसेट परचेस किया जो साइंटिफिक रिसर्च में काम करेगा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 specifically provides that where any capital expenditure has been incurred prior to the commencement of the business, the aggregate of the expenditure show incurred, माने जितना आपने टोटल खर्चा किया within 3 years immediately preceding the commencement of the business, immediately preceding the commencement of the business shall be deemed to have been incurred in the previous year। मान लिया जाएगा कि वो करेंट प्रीवियस ईयर में किया गया है जिस साल आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, बट आपने उसके पीछे खर्चा पहले ही कर दिया, बट ये मान लिया जाएगा कि ये बिजनेस जिस साल स्टार्ट हो रहा है उसी साल किया गया। एंड विल रैंक फॉर डिडक्शन, माने उसका खर्चा आप माइनस कर सकते हो एज एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये कौन से सेक्शंस में बोला है? 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1A में बोला है। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर ऑफ लैंड तो डिसअलाउड आपको पहले ही बोल दिया था सर। No deductions will be allowed in respect of capital expenditure incurred on the acquisition of any land, whether the land is acquired as such or as the part of any property। भले ही वो किसी प्रॉपर्टी का पार्टी क्यों ना हो, ठीक है, बट लैंड अगर आप रिसर्च के लिए भी परचेस कर रहे हो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर कोई अमाउंट का डिफिशियंसी होता है क्या वो कैरी फॉरवर्ड करने देता है? नो सर। कैरी फॉरवर्ड ऑफ डिफिशियंसी का बात देख लो एक बार। कैपिटल खर्चा जो आप करोगे अपने साइंटिफिक रिसर्च के पीछे which cannot be absorbed by the business profits of the relevant previous year can be carried forward to the immediately succeeding previous year and shall be treated as the allowance for that year। In effect this means that there is no time bar on the period of carry forward, it shall be accordingly allowable for that previous year। and अगर बाई चांस कोई खर्चा बाकी रह जाता है जो उसको आप प्रॉफिट में एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो उसको अगले सक्सीडिंग ईयर में आप अलाउ कर सकते हो। इसका आगे क्वेश्चंस में आपको पता लगेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कहता है? 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 clarify no depreciation will be admissible on any capital asset represented by expenditure which has been allowed as deduction under section 35। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स पे, ये चीज मैंने लास्ट दिन भी बोला था कि अगर कोई एसेट आप यूज कर रहे हो एज ए रिसर्च पार्ट के हिसाब से तो उस पर्टिकुलर एसेट्स पे तो ऐसे ही आपको 100% डिडक्शन अवेलेबल है, उस पर अलग से डिप्रिसिएशन अलाउड का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और एक बात करता है सर, sale of asset representing expenditure of capital nature on scientific research। Section 41 connected seeks to tax the profit arising on the sale of asset representing expenditure of a capital nature on scientific research। Such an asset might be sold, आप रिसर्च रिलेटेड एसेट को बेच सकते हो, डिस्कार्ड बने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय वगैरह कर सकते हो, डेमोलिश कर सकते हो, डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, आइदर आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर द पर्पस, जिस पर्पस पे आपने रिसर्च के लिए एसेट को परचेज किया था उसके बाद, और या फिर आपका बिजनेस अगर खत्म हो जाए उसके बाद, of its use of purpose of scientific research related to business or without having been used for other purpose, in either case tax liability could arise। ठीक है, नहीं तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी अराइज ऑब्वियसली होगा। तो इसमें मैं आपको कैलकुलेशंस के अंदर आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह का सवाल इसमें हो सकता है। where the asset sold etc after having been used for purpose of business, मानो कि आप रिसर्च के लिए एसेट को यूज कर लिए उसके बाद उसको आप बेच रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। Whether the asset representing expenditure on capital nature on scientific research is sold without having been used for other purpose,
तब क्या हो सकता है, ये सब थोड़ा सा बताया आपको। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके मन में जो थोड़ा सा चल रहा है ना कि सर सब ठीक है बट हमें थोड़ा सवाल करा दो, ठीक है। जैसे अगर कोई 35 सबसेक्शन 2 AA, ठीक है, इसमें आप नेशनल लेबोरेटरी को पे कर रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कोई अमाउंट पे कर रहे हो, तब भी आपको डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये सर, ये साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कैन आस्क यू। इसके ऊपर आपको थोड़ा मैं बताता हूँ कि कैसा सवाल जवाब इसमें होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आइडिया लग जाएगा। जरा देखिए सर, मिस्टर ए furnishes the following particulars for the PY 22-23। इसने अपने बिजनेस डिटेल्स को फर्निश किया है। प्रीवियस ईयर 22-23 माने असेसमेंट ईयर 23-24, करंट असेसमेंट ईयर क्या है 23-24। इसके पिछला प्रीवियस ईयर जो आपका कैलकुलेशन माने इनकम ईयर था, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने जो भी डिटेल्स अपने बिजनेस रिलेटेड किया उसका डिटेल्स आपके सामने है। कंप्यूट द डिडक्शंस अलाउबल अंडर सेक्शन 35 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 while computing his income under the head PGBP। ठीक है, पीजीबीपी कैलकुलेशंस को करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड अगर आपने कुछ किया है, आपके बिजनेस पे आपने कुछ किया है, तो क्या आपको बिजनेस में उसका कोई बेनिफिट वगैरह मिल सकता है, इसके ऊपर सवाल है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन जैसे कि मिस्टर ए, अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च IISc, अनदर लीजेंडरी इंस्टीट्यूट सर, APJ अब्दुल कलाम सर भी यहीं से पढ़े थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। सपना होता है जैसे लोग IIT का सपना देखता है, उससे भी बड़ा सपना ये लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आपने 1 लाख दिया। अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम 2,50,000। Amount paid to X Limited and a company registered in India which as its main object of scientific research and development as the approved by the prescribed authority। एक कंपनी है X Limited बोल के, जो कंपनी बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव में ही बना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं, और जो भी रिसर्च डेवलपमेंट ये करते हैं इसके अप्रूवल इनको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से है गवर्नमेंट का, जिसमें उन्हें 4 लाख दिए। और एक चीज दिया है सर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, माने कंपनी अपने ही बिजनेस पे इन हाउस रिसर्च कर रहा है। इन हाउस रिसर्च माने जब कंपनी अपने ही बिजनेस पे रिसर्च कर रहा है और उसका भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से अप्रूवल है, इसके लिए कंपनी ने खर्चा किया कितना, रेवेन्यू खर्चा किया 3 लाख का एंड कैपिटल खर्चा किया 7.5 लाख का। कैपिटल नेचर का खर्चा है 7.5 लाख एंड रेवेन्यू नेचर का खर्चा है 3 लाख। एक चीज इसके अंदर इंक्लूड किया है, कैपिटल खर्चा जो है इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख इंक्लूडेड है। सर क्या आपने मेरे साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च का ये क्वेश्चंस पढ़ा, प्लीज मुझे बताओ। हाँ सर। थैंक यू Yes, सर। sir. अब आप देखो कि आपके सामने जब इस तरह का डिटेल्स उठा के सवाल किया जाता है, आप समझ रहे हो कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट थोड़ा बोर हो जाते हैं, होना भी चाहिए बोरिंग, जिंदगी में बोरिंग चीज ही आगे लेके जाता है सर। जो काम जितना बोरिंग हो समझ लेना उस काम में कुछ तो बात है, नहीं तो इतना बोरिंग क्यों। सर क्या बात करते हो आप। हाँ सर, जिंदगी में जो काम अच्छा नहीं लगता है ना, उसी में कुछ छुपा होता है। जिस काम में बड़ा ज्यादा मजा आता है, समझ लेना कि उस काम में कुछ है नहीं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कभी कभी ना सारा दिन क्लास लेते लेते दिमाग का दही बन जाता है, तो जब रात का टाइम होता है ना, ऐसा लगता है कि थोड़ा मोबाइल चला लूं, मैंने मोबाइल में थोड़ा
यूट्यूब वीडियोस वगैरह या रील्स वगैरह, बड़ा मजा आता है, सच बता रहा हूँ आपको। 15-20 मिनट देखते देखते कभी कभी आधा घंटा 45 मिनट हो जाता है। फिर सोचता हूँ मैंने तो क्या कर दिया सर, टाइम लगता है चला गया, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हो जाता है, बड़ा मजा आता है, पर जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं देता। हमें लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ जान लिया, बट सीरियसली अगर देखा जाए तो ये एकदम बेकार का काम था। तो जिस चीज में ज्यादा मजा है उस चीज में कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा था, अगर हम उस टाइम पे वो काम कर लेते जो अच्छा नहीं लग रहा था, तो शायद अच्छा रहता सर। ठीक है, मैं अपने बात कहा, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है सर, आप कुछ भी बोल देते हो सर, कुछ भी नहीं, सोचा करो, आप भी करते हो, आप भी अपना टाइम बेकार चीजों में नष्ट करते हो। सर इसका मतलब क्या एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा मैनेज करके। ओके, अब इसका हिसाब कैसे करेंगे सर? पूरा प्रोविजंस है। कहाँ का प्रोविजंस भाई? सेक्शन 35 का प्रोविजंस, जो असेसमेंट ईयर 23-24 का है, एंड प्रीवियस ईयर 22-23 का हिसाब है। सर आप बताओ मुझे, पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 1 लाख का खर्चा, रिडक्शन मिलेगा, यस और नो? अप्रूव्ड है? मिलेगा सर? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो। 100% डिडक्शन मिलेगा। 100% डिडक्शन मिलेगा सर, एकदम। मिस्टर ए ने अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट किया है, 100% डिडक्शन अपने पीएल में शो कर सकता है। सेक्शन क्या रहेगा? 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। आईआईटी दिल्ली को दिया है 35 सबसेक्शन 2 डबल ए के तहत 2.5 लाख का अमाउंट दिया है, 100%। एक्स लिमिटेड को दिया है, जो अप्रूव काम करते हैं, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ए, 100% डिडक्शन, 4 लाख। अब बात करते हैं सर, ये जो इन हाउस रिसर्च के लिए कंपनी ने काम किया ना मिस्टर ए ने, जिसमें इन्होंने रेवेन्यू खर्चा भी किया और कैपिटल खर्चा भी किया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 लाख जो है 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के थ्रू से 100% अलाउड है, 3 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने एक्चुअल में किया 7.5 लाख का, जिसमें लैंड का खर्चा है 5 लाख। आपको पता है ना सर, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 ही कहता है, सॉरी क्लॉज 4, जिसको रूल 1A के साथ भी पढ़ा जा सकता है, 35(2) रूल 1A के साथ भी पढ़ा जा सकता है, कि 7.5 लाख से आपको 5 लाख का लैंड का खर्चा माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैंड का खर्चा अलाउ करेगा क्या? हेलो, क्या लैंड का खर्चा अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो 7.5 में से 5 चला गया, 2.5 लाख अलाउ करेगा। तो 2.5 लाख में से 2.5 लाख 100%, इसलिए इसको 100% बोला गया। तो बोलेगा सर 7.5 लाख में से तो नहीं सर, वो तो रूल ही कह देता है कि लैंड का खर्चा नहीं लिया जाएगा, बाकी खर्चा लिया जाएगा इन हाउस रिसर्च के केस में। ठीक है, आपने लैंड के लिए खर्चा किया तो फिर अल्टीमेटली सेक्शन 35 के तहत डिडक्शंस कितना अलाउड हो गया, माने आप कितना खर्चा एकदम लीगली दिखा सकते हो, 13 लाख। ये आपका डिडक्शंस हो जाएगा सर। माने डिडक्शंस माने ये आप अपने पीएल में अगर खर्चा दिखाते हो तो गवर्नमेंट आपको खुशी खुशी अलाउ करेगा, खुशी खुशी अलाउ करेगा कि भाई जो और मिस्टर ए है, ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, ये खुद के खर्चे भी खुद का भी रिसर्च में खर्चा किया है, और कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिसर्च के लिए पैसा दिया है, और ये पैसा जरूरत का पैसा था, तो ये पैसा और डिडक्शन के तौर पे बिजनेस खर्चा दिखा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 35 एक्चुअली इसी तरह का सवाल आपके सामने रखता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दे के रखा है, क्या बोला है देख लो। Only company SSE are entitled to deductions 100% under section 35(2)(ab in respect of in-house research and development and expenditure incurred. However, in case the SSE is individual, अच्छा अगर कंपनी SSE है तभी ये रिसर्च इन हाउस रिसर्च का खर्चा रख सकता है 35(2)(ab के तहत। अगर इंडिविजुअल है, ठीक है,
अगर इंडिविजुअल एसएससी है, कंपनी एसएससी माने कंपनी को बताया जा रहा है जो कंपनी टैक्स पे करता है, और इंडिविजुअल माने इंडिविजुअल इंसान। Therefore, he would be entitled to deduction 100% of the revenue expense incurred under section 35(1) clause 1 and 100% of the capital expense incurred under 35 subsection clause 4. Read with 35(2), assuming that such expenditure is laid out to expended to scientific research related to his business. ठीक है। अच्छा, मैंने कंपनी होगा तो इन हाउस रिसर्च में जो भी खर्चा करेगा वो पूरा ले सकता है। अगर इंडिविजुअल होगा तो उसको दोनों चीज देखना पड़ता है, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो साइंटिफिक थोड़ा अलग है और नोट दे। बट मेन बात आपको समझ में, मेन बात आप लोगों को समझ में 35 क्लियर है सर? 35 क्लियर है? बोलो। ये सारा सेक्शन ऑलरेडी कवर भी हो गया। अप्रूव्ड नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सब कुछ आपने पढ़ लिया सर। बस उसी के अप्रोच में आपने क्वेश्चंस भी कर लिए। क्लियर है? अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है सेक्शन 35 तो आप शॉर्टकट में समरी नोट से याद कर लो। Any revenue and capital expense other than cost of acquisitions of land on scientific research for in-house research related to its business is allowed as deduction. Section 35, subsection 1, clause 1, and section 35, subsection 1, clause 4. Read with root section 35, subsection 2, main section 2. Deductions allowed in respect of payment of salary for purchase of material inputs or for such scientific research during 3 years immediately preceding the business year, commencement of the business, allowed as deduction under section 35, subsection 1, clause 1. अगर आपको इस तरह का सवाल भी करे तो तब भी आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन ना तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप एक बार प्रोविजंस पढ़ के रखो तभी ना जवाब दे पाओगे सर। यहाँ पर शॉर्टकट में ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी दिया है, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 याद रखना है सर, सेक्शन मजाक नहीं सर, इंपॉर्टेंट है। 35(1)(2) notified approved research associations, university, college, other institutions. 35(1) clause 2A, ठीक है, माने एक्चुअली ये सब सबसेक्शन है एंड ये क्लॉज है। अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 है। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। एंड 35(2) अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT, specified person to be used for scientific research undertaken under the approved program. These are the very very important sections, but मैंने आपको और डिटेल्स में भी सेक्शंस के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। बोलो एनी डाउट रिगार्डिंग 35? बोल दो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं फिर से बात कर लूंगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी बोला है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च में इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेल, ठीक है, कंपनी जो ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग्स माने नशा वाला ड्रग नहीं रे बाबा, दवाई वाला। नशा करने वाला चीज को भी ड्रग्स कहते हैं, और मेडिकल जो होता है वो भी ड्रग्स ही होता है, लिखा रहता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रग बेचता है, वो जो ड्रग है जो आप लोग जानते हो नशा करते हैं, पंजाब साइड में, गोवा में बड़ा मूवी वगैरह में दिखाया गया है, उड़ता पंजाब, गोवा में ड्रग्स का बड़ा बड़ा ये बंद हो रहा है अभी, पहले से काफी अच्छा है जो भी हो। So in relation to drugs and pharmaceuticals shall include expenditure incurred on clinical drug trial, obtaining approval from any state regulatory authority and filing applications for patent under Patents Act 1970. ठीक है, अगर वो किसी भी तरह का क्लिनिकल ड्रग ट्रायल कर रहा है जो रिसर्च का पार्ट है तो उसके लिए वो एक्सपेंडिचर अलाउ कर सकता है, लेकिन उसको पेटेंट एक्ट के थ्रू से पेटेंट भी करवाना पड़ेगा। पेटेंट मानी ये मैंने इस फॉर्मूला को डेवलप किया, ठीक है, ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस के केस में यूज होता है। ये देखो, आप चाहो तो इसको पढ़ो। कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ थी, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, where a company engaged in the business of biotechnology or in any business of manufacturing or production of any article of, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी माने किस तरह का बिजनेस को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, बोलो। सॉरी सर, ऐसे कुछ शेयर मार्केट में भी लिस्टेड कंपनी होगा।
बेसिकली जो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ ये देखो सर, फार्मास्यूटिकल्स को बेसिकली इसके अंदर रखा जाता है, बायोटेक, ठीक है, बड़ा फेमस फेमस कंपनीज है, सान फार्मा, ठीक है, सिनर्जी इंटरनेशनल, सॉरी सिंजन इंटरनेशनल, वीवो बायोटेक, लिस्ट ऑफ बायोटेक, पूरा नाम है, आप चाहो तो रीड कर सकते हैं, सब फार्मेसी है, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, जीएसके फार्मा, दिख रहा है सर, ये सब स्टॉक वगैरह में भी काफी अच्छा खासा बेनिफिट रहा है सर लास्ट कुछ सालों में। जो लोग शेयर मार्केट क्लास करते हैं उनके साथ ये सब मैटर में मेरा बातचीत हो जाता है। चलो ठीक है, अब एक जगह में हजारों बात तो नहीं हो सकता। तो where a company engaged in the business of biotechnology or Indian business of manufacturing of production article or thing, ठीक है, not being an article or thing specified in the list of 11 schedule, ठीक है, जिसमें कुछ लिस्ट में मना किया गया है, the exclusion list comprises of beer, wine and other alcoholic spirits, ठीक है, tobacco and tobacco preparations, मैंने जो 11 शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है। एक्सक्लूजन लिस्ट जिसमें बियर है, वाइन है, अल्कोहलिक स्पिरिट्स है, टोबैको है, टोबैको प्रिपरेशंस है, कॉस्मेटिक्स है, टॉयलेट प्रिपरेशंस, टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाउडर, सोप, कन्फेक्शनरी, चॉकोलेट्स, ऑफिस मशीन्स, एपरेट्स, स्टील फर्नीचर एटसेट्रा। इसको छोड़ के incurs any expenditure on scientific research and in-house research and development facility as approved by prescribed authority, and deductions of a sum equal to the expenditure will be allowed. Such expenditure should not be in the nature of cost of any land or building. 11 शेड्यूल समझ गए सर? इसे मैं कई बार मैं थोड़ा सा स्किप कर जाता हूँ गलती से, बट बता दिया आपको 11 शेड्यूल, 11 शेड्यूल में जिसको मना किया गया है। बात समझे कि नहीं समझे बोलो? अरे हाँ ना, कुछ तो कहो, चुप ना रहो सर। Yes, sir. क्लियर ना? तो ये है सेक्शन 35 सर, तब से बोले जा रहे हो ये है ये, और खत्म ही नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, खत्म तो हो जाएगा, बट कुछ पॉइंट अगर सामने आ जाता है तो बोल देने से क्या है, बोल देते हैं। आयन, ऋषभ, क्लियर तो 35 हो जाएगा अच्छे तो? Yes, sir. हाँ सर। सर अब बात करते हैं 35 AD पे, ये भी बड़ा गजब का एरिया है। 35 AD ये कौन है भाई? सर ये 35 का एरिया ना बड़ा मुश्किल करता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सर 35 और 35 AD में क्या था भूल गए। सर आप तभी भूलोगे जब आप दिल से नहीं पढ़ोगे, दिल से पढ़ो तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। 35 AD जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन है। क्या है सर? इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन। सर माने, सर माने the section provides for investment linked tax deductions in respect of the following specified business commencing operations on or after the date specified thereto। कुछ डेट दिया है, डेट देख लो, जिस डेट के बाद अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट आपको इस बहाने डिडक्शंस प्रोवाइड करेगा कि आपने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई कर देता है जिसका कोल्ड चेन बनाना है आपको, लेकिन कब बनाना है? अगर आपने इसको 1/4/2009 के बाद बनाया, कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2009, ठीक। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर आप वेयरहाउस बनाते हो माने गोडाउन बेसिकली, जहां पर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर लेवल में डेवलप होते हैं ना उनको वहां पर स्टोर करना है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन कब बनाना है? 1/4/2009 के बाद।
1/4/2009 के बाद से, 1 अप्रैल 2009 के बाद अगर आपने बनाया तो ऐसे इन्वेस्टमेंट लिंक में आपको टैक्स में डिडक्शन अवेलेबल होता है। इसको 35AD कवर करता है। और भी है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। नॉर्मली ये सब कुछ कंपनीज करता है सर, ONGC, अदानी वगैरह, जो बेसिकली गैस का पाइपलाइन बनाते हैं। ठीक है, क्या हमारे यहाँ पर गैस का पाइपलाइन स्टार्ट हुआ है? कोलकाता में तो मुझे अभी तक नहीं दिखा। न्यू टाउन में मैंने सुना सर हुआ है। जो लोग न्यू टाउन में रहते हैं, ये देखो सर, ये जो घर घर में जो पाइपलाइन के थ्रू से, फॉरेन मूवीज में आप लोग शायद देखे होंगे, तो अदानी टोटल गैस बोल के गए सर, उसमें रेसिडेंशियल गैस वो लोग घर घर में पहुंचाते हैं थ्रू पाइपलाइन। जैसे घर घर में सिलेंडर पहुंचते हैं, ऐसे पाइप के थ्रू से भी गैस पहुंचते हैं। समझ रहे हो? अदानी टोटल गैस, ये भी बड़ा कंपनी है, इसके थ्रू से नॉर्मली मिलता है सर। ये देखो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो क्या खर्चा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पाइप गैस, एवरेज कॉस्ट ऑफ पाइप गैस रुपीज। यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करो, कहाँ कहाँ अदानी का तो ये है, दिया है सर, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, फरीदाबाद। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अहमदाबाद सिलेक्ट करता हूँ। नंबर ऑफ सिलेंडर कंज्यूम्ड इन ईयर मैं मान के चलता हूँ 6। एवरेज कॉस्ट ऑफ सिलेंडर क्या पड़ता है? 1000। ठीक है, कैलकुलेट करो, 14.6 ले लेता हूँ। बोलता है कि सर अगर आप पाइपलाइन के थ्रू से अगर आपको मिलता है तो आपको कम से कम 400-500 टाका का सेव हो जाएगा। ठीक है, घर घर में गैस का सप्लाई थ्रू पाइपलाइन, बड़ा अच्छा होगा सर। ये कंपनीज लोग कर रहे हैं, काफी शहरों में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन काफी सारे शहरों में अभी बाकी है। ठीक है, इंडिया का अभी डेवलपमेंट एरिया बहुत बाकी है। तो आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का जिनके घर में होता है? हाँ सर, किसी के घर में होता है क्या पाइपलाइन के थ्रू से गैस आता है तो बताओ, किसी ने देखा अभी अपने घरों में, या सिलेंडर ही आता है सर? सर मेरा एक्सपीरियंस तो सिलेंडर का है। मैंने अभी तक पाइपलाइन का एक्सपीरियंस अपने अपने लिए तो अभी तक नहीं किया, देखा मैंने, कुछ जगह में मैंने देखा। तो बेसिकली ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিলিন্ডারই চলে, हाँ हाँ बोल, वेस्ट बंगाल সিলিন্ডার সিস্টেমই চলে এখন। সিলিন্ডার সিস্টেমই চলে না। আমাকে কয়েকজন বলেছিল নিউ টাউনে নাকি সিলিন্ডারের বদলে পাইপলাইন চলছে, বলছিল কয়েকজন, শুনছিলাম। নিউ টাউনে কিছু স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলছিলাম, তারা বলছিল कि पाइपलाइन है ना कि न्यू टाउन है। सैनन 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 लोगों को पीजी में क्या सिस्टम है, सिलेंडर है कि पाइपलाइन है? सर सिलेंडर है, पाइपलाइन नहीं है अभी तक न्यू टाउन में। नहीं है सर, कोई मुझे बता रहा था, कि शायद कुछ एरिया में हुआ है, ऐसा मैं सुन रहा था। प्रूफ तो मेरे पास अभी तक है नहीं, मैं सुन रहा। तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। होने का चांस है, ऐसा कुछ खबर है, हाँ पता सर। नहीं, पता नहीं। चलो, तो बेसिकली उसी चीज में बात कर रहे थे, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। अगर आप ये काम 1/4/2007 के बाद करते हो तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन है। एक्चुअली ये सब क्या है ना, सोशल एसेट बनता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें 35AD के अंदर वो सब चीजों को रखा गया है जो बेसिकली कहीं ना कहीं देश के इकोनॉमी में कैपिटल का काम कर रहा है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चरल में वेयर हाउस का अभाव है हमारे देश में, कितना सारा प्रोडक्ट है सर, कोल्ड स्टोरेज के अभाव में सड़ जाता है ना। इवन मतलब अगर सही टाइम पे सही कोल्ड स्टोरेज ना मिला, वेयर हाउस ना मिला, प्रोडक्ट जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसी का स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाए, उसको वेयर हाउस करने का मौका मिल जाए, तो वही चीज आपको बाद में काफी काम आता है। तो दीज आर दी प्रायोरिटी एरिया। अगर कोई बिजनेसमैन ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको क्यों ना छूट दे, है ना। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए होटल ऑफ 2 स्टार और अबव, जैसे इंडिया में बड़ा होटल कम है सर, 2 स्टार एंड अबव होटल। हाँ बोलो सर। কোল্ড স্টোরেজ মানে অ্যাভেলেবিলিটি কম থাকে, মানে কি অনেকে কমিশন দিতে পারে না এইসবের জন্য, কমিশন দিতে পারে না মানে বুঝলাম না। মানে স্টোর হাউসে রাখার জন্য তো কিছু তো অ্যামাউন্ট দিতে হয় না কমিশন, হ্যাঁ হ্যাঁ তবেই হ্যাঁ তো হ্যাঁ দিতে হয় তো অবভিয়াসলি। তো তাহলে অনেকে কি মানে যারা এগ্রিকালচারে করে বা গ্রামের দিকে ওরা পারে না বলে কি মানে ওরা কোল্ড স্টোরেজে অনেক সময় রাখতে পারে না। 2-3 रीजन है सर इसमें, थोड़ा 2-3 रीजन है कि बेसिकली हमारे देश में फार्मर्स जो है वो थोड़ा सा मार्जिनल लेवल का है। मार्जिनल लेवल इन द सेंस नॉट वेरी रिच एक्सेप्ट वेरी फ्यू स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, साउथ इंडियन वेरी फ्यू एरिया। स्पेशली हरियाणा पंजाब के एग्रीकल्चर थोड़ा सा रिच फार्मर्स देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप देखो तो इंडिया में फार्मर्स कोई भी रिच नहीं है या हायर मिडिल क्लास भी नहीं है, सभी मार्जिनल। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो इनको बेसिकली गवर्नमेंट से ये सब चीजें थोड़ा सा लो रेट में चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपना वेयर हाउस उतना नहीं बना पाता है। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है, मुश्किल है ना सर। गवर्नमेंट लेवल में अगर कोई चीज बनाया भी जाता है तो वो जिस तरह से बनाने के लिए बोलता है आधा से ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट लेवल में अगर बनना भी चाहिए तो वो बन नहीं पाता एक्सेप्ट वेरी फ्यू स्टेट्स। सेकेंड थिंग जो ऋषभ ने सवाल उठाया कि सर भाड़ा नहीं दे पाता है क्या, सर ये भी एक इश्यूज है, भाड़ा का चक्कर है। तो ये इशू सॉल्व होने का एक ही उपाय है, या तो आप फार्मर्स को कमाने का जगह दो, जो इंडिया में थोड़ा कम है। फार्मर्स को इनकम करने का मौका नहीं दिया जाता, मतलब स्कोप है पर फिर भी फार्मर्स जैसे सरकार उन पे दया करता है, ऐसा एटीट्यूड है सरकार को। एक्चुअली ना फार्मर्स को सरकार पे दया दिखाना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड कुछ उल्टा है, सरकार फार्मर को दया दिखाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं आप अगर बात समझ पाए तो समझ जाओगे सर। ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बचा रहा है, फार्मर्स को देख रहा है और अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है, बट नहीं। अगर फार्मर्स ना होता तो पॉलिटिकल पार्टीज का या पॉलिटिकल लीडर्स जो खेल खेलते हैं वो नहीं खेल पाता। क्यों? एक तो संख्या में ये लोग ज्यादा होते हैं, दूसरा बड़ा चीज है कि अगर फार्मर्स फसल ना उगाते और ये खाने का चीज को लेके पॉलिटिक्स जो ये लोग करते हैं, एक दाम पे खरीद लेता है फिर मार्केट में अपने दाम पे बेचता है, ठीक है, ये अपना ही खेल खेलता है। खोल दो सर, मार्केट को ओपन कर दो, इतना डिमांड है, इतना डिमांड है, इतना अच्छा सप्लाई है कि ऑटोमेटिकली फार्मर्स अपना जगह बना लेगा। बेसिकली इकोसिस्टम दो। गवर्नमेंट का काम ये होता है सर, हर चीज में कंट्रोल करने से नहीं। माँ बाप बच्चे को बड़ा करता है, उनको स्पेस देना चाहिए। हर चीज में अगर माँ बाप कंट्रोल करेगा बच्चे को तो बच्चा बढ़ नहीं सकता। एक पेड़ घर पे लगा रहे हो, उसको जो भी उसको बढ़ने के लिए चाहिए होता है वो दो, लेकिन अगर उसके अंदर कंट्रोलिंग आ जाए ना ज्यादातर, तो फिर वो बढ़ नहीं पाएगा। ज्यादा प्रोटेक्शन करके दिक्कत हो जाते हैं और उसका एक बैड यूज भी हो जाता है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं ऋषभ, तूने सवाल उठाया तो मैं 2-4 बात कर दिया, लेकिन हमारे देश में इस तरह का एसेट कम है, इस तरह का एसेट कम है। कुछ स्टेट में तो बहुत खराब हालत है। वेस्ट बंगाल में मॉडरेट है, खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। उड़ीसा में मोटा मोटी बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। बिहार साइड में हल्का फुल्का, काफी खराब है। लेकिन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में बिहार बहुत अच्छा है, बट फिर भी खराब है। इश्यूज है सर। अच्छा देखो, 2 स्टार या उससे बड़ा ज्यादा होटल का कैटेगरी अगर कोई बनाता है एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी बनाओ, सरकार आपको यहाँ पर भी बेनिफिट देगा। अगर आप होटल 1 अप्रैल 2010 के बाद से बना रहे, 2 स्टार से ऊपर वाला कैटेगरी या 2 स्टार, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब आप लोग स्टार में क्या होता है वो देख लो सर, रिसर्च करके। 5 स्टार में क्या रहते हैं, 7 स्टार में क्या रहते हैं, 3 स्टार में क्या रहते हैं, 2 स्टार में क्या रहता है, ठीक है। इसका मेन रीजन है कि इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए, गवर्नमेंट का मानना है।
बाहर से जब फॉरेनर्स आते हैं या फिर एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में लोग आते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होटल के थ्रू से ही मिलता है ना, कि जहाँ होटल अच्छा होता है आप बोलोगे नहीं होटल का खाना अच्छा था, होटल में फैसिलिटीज अच्छा था, तो आप सिटी के बारे में अच्छा बात करोगे। तो जस्ट जिस शहर में होटल अच्छा नहीं होगा उसके बारे में बदनामी हो जाएगा ये होटल बेकार था, एकदम बेकार स्टेट है, कुछ इस तरह का। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया विथ एटलीस्ट 100 बेड्स एंड पेशेंट्स, ये तो बहुत जरूरी चीज है भारत के लिए। हॉस्पिटल्स बनाओ, जैसे कम से कम 100 बेड वाला हॉस्पिटल्स अगर कोई बनाता है बिजनेसमैन, उन्हें भी 1/4/2010 के बाद अगर बना रहे तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर ए नोटिफाइड स्कीम ऑफ एन स्लम डेवलपमेंट। स्लम माने बस्ती, ठीक है, बस्ती माने एक्चुअली क्या बोले सर, बस्ती बोलते हैं उसको नॉर्मली। स्लम रीडेवलपमेंट के पीछे अगर कोई सरकार खर्चा करता है, मैंने जहाँ बहुत कॉन्जेस्टेड एरिया में लोग रहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इंडिया में ही है सर, दैट इज इन मुंबई। हाँ बोलो, नाम बोलो। धारावी। कोलकाता में सेकंड है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बस्ती कहाँ है? टिकियापाड़ा, पीलखाना, ये सब हावड़ा में आता है। सर आप तो प्राउड फील कर रहे हो। नहीं सर, प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। धारावी इन मुंबई, टिकियापाड़ा, पीलखाना, ये सब इन हावड़ा में है। हावड़ा स्टेशन से जब निकलेंगे ना तो साइड साइड में पड़ता है। टिकियापाड़ा तो स्टेशन ही है, टिकियापाड़ा में बड़ा बस्ती है सर, और पीलखाना में भी है। पीलखाना थोड़ा पुराना एरिया है, ये बस रूट में पड़ता है, मुझे पता है ये सब एरिया में गया हूँ। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये कि स्लम रिडेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्लम में रहते हैं उनको बेटर क्वालिटी लाइफ वो लोग भी डिजर्व करते हैं। तो स्लम रिडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कोई भी करे। और अगर आप एज ए बिजनेसमैन स्लम रिडेवलपमेंट में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रहे हो तो आपको उसमें बेनिफिट दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन स्कीम। सरकारी कितना सारा नियम है, देख सकते हो आप, और नियम का पालन होता है सर, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन करते हैं। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट, अच्छा ये तो आपने पता, अच्छा हाँ ये भी थोड़ा अलग है। हाउसिंग प्रोजेक्ट नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अफोर्डेबल हाउस माने अगर बिल्डिंग का वैल्यूएशन 45 लाख तक का है तो उसे अफोर्डेबल घर कहा जाता है। अप टू 45 लाख तक का जो घर होता है उसे अफोर्डेबल घर कहा जाता है। 45 लाख के ऊपर का जो फ्लैट होते हैं वो लग्जरी कैटेगरी में चले जाते हैं। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 45 लाख, बट बेसिकली जो नॉर्मली 10-20 लाख का फ्लैट कैटेगरी है ना, बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस उसमें है, ताकि भारत का मैक्सिमम लोग जहां पर रह पाए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, उनको भी रहने का अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, जो भारत में थोड़ा कमती है। মানে 45 লাখের উপরে যদি কেউ মানে কেউ প্রমোটার যারা মানে বানাচ্ছে ওরা যদি বানায় তো তাহলে মানে ছাড়টা পাবে না, लग्जरी प्रोजेक्ट है, ওগুলো लग्जरी प्रोजेक्ट, তাহলে ডিডাকশনটা পাবে না, ওইটার বেশি হলে। यस सर। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। फर्टिलाइजर बेसिकली खेती में होता है। इंडिया का दुख है सर, इंडिया में एग्रीकल्चर दुनिया में वर्ल्ड का बेस्ट एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं मैं कभी कभी जबरदस्ती इंडिया को बेस्ट बोलता हूँ, नहीं सर, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 3 में तो आ जाएगा। चाइना, यूएसए, इंडिया एग्रीकल्चर में टॉप में आते हैं। उसमें चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और किसी भी कंट्री में नहीं। उसमें इंडिया का कुछ फायदा भी है, इंडिया में प्लेन लैंड ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। सेकेंड थिंग, इंडिया में प्लेन सरफेस ज्यादा होने के कारण काफी सारे प्रोडक्ट भी मिल जाता है। चाइना का ये प्रॉब्लम है। चाइना का एक और इश्यूज है, यूएस का सबसे बड़ा इशू है कि यूएस में कम से कम 5-6 महीना एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। क्यों? देश बड़ा है साइज में, चाइना और यूएसए इंडिया के साइज के 2 से 2.5 गुना ज्यादा है, 2 to 3 times हायर साइज में, 2 गुना तो है ही।
लेकिन उनका इश्यूज है स्पेशली यूएसए का कि उनका ठंडा बहुत पड़ता है। ठंडा था। हाँ, विंटर सीजन में प्रॉब्लम है, पूरा बर्फबारी होता है, और बर्फ में क्या बनाओगे सर, कोई चीज नहीं बनेगा बर्फ में, पेड़ का पत्ता तक नहीं रहता है। कभी कश्मीर में ठंड में जाओ पेड़ में पत्ता तक नहीं दिखेगा तुमको, और वो जो भी पेड़ होते हैं वो बर्फ वाला पेड़ होते हैं बर्फ में रहने का दम होता है उसमें, पाइन टाइप का ये सब, रोडोडेंड्रन इस तरह का। तो कहने का मतलब है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें 12 महीना ही एग्रीकल्चर हो सकता है। जानो सर अपने देश के बारे में ये सब जानो, तभी तो बोलते हैं मेरा भारत महान सुनने में थोड़ा कोई किसी किसी को लगता है नहीं हमारा देश महान नहीं है, नहीं है, महान है और महान होगा। भगवान ने जब देता है ना, ऊपर वाला देता है सर, चप्पड़ फाड़ के ही देता है। बट हम लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ना समझ नहीं पाते, समय चले जाने के बाद लगता है अरे भाई हम भी कर सकते थे। लेकिन दुख का बात है कि फर्टिलाइजर इंडिया ही चाइना से इंपोर्ट करता है, बड़ा दुख का बात है। चाइना से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम अभी भी। আমাদের ফার্টিলাইজার পেস্টিসাইড বানানোর কোম্পানি নেই? আছে কম, ক্যাপাসিটি কম। আচ্ছা। India import most of its fertilizer from China, United Arab and Spain. United Arab से भी लेते हैं हम लोग। And third largest importer of fertilizer in the world. The top 3 importer of fertilizer are Vietnam, shipment followed, फिर United States and then India. सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर टॉप 3 में आते हैं हम लोग। तो सर इंडिया को फर्टिलाइजर में कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर बहुत करते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए। जो भी जरूरी चीजें हैं वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिया अभी थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है। श्रीलंका ने शिफ्ट करके फंस गया था, फर्टिलाइजर का यूज कम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर फार्मिंग में अल्टीमेटली लैंड का, बोलो बोलो बोलो, তার মানে ক্রপসে তারপরে ল্যান্ডের ক্ষতি করে দেয়। यस सर, लैंड का प्रोडक्टिविटी खराब हो जाता है, और जो लॉन्ग टर्म में जाके अल्टीमेटली ड्रॉट कराता है। यानी जैसे करेंटली इंडिया का जो हालत है, फर्टिलाइजर यूज करते करते और 140 करोड़ को खिलाते खिलाते, क्योंकि इतना लोग है, इतना डिमांड है ना, फर्टिलाइजर लगा के ही हम लोग चावल बना रहे हैं, सब कुछ फसल बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। बट इंडिया का कम से कम 4-5 फुट मिट्टी के अंदर तक हालत ऐसा है कि वो पूरा एकदम केमिकलाइज्ड हो गया है। अब केमिकल में तो एक कीड़ा तक नहीं रहेगा, और जो कीड़ा नहीं रहेगा तो फिर केंचुआ होता है ना, केंचुआ वो चाहिए सर, उसके बिना फसल नहीं होगा। हाँ बोलो। কম্পোস্ট করে ওরা। हाँ, সার ফার ওরাই তো সব ডিকম্পোজ করে ওখান থেকে তৈরি। वो नेचुरली मिट्टी को नॉर्मल रखते हैं, और पानी को इन्फिल्ट्रेट होने देता है, सूरज का रे को भी अंदर तक जाने का मौका मिलता है। बट इतना केमिकल रहेगा तो फिर वो केंचुआ वगैरह मर जाएगा सर। तो फिर क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर खराब हो जा रहा है। श्रीलंका ने रिसेंटली डिसीजन लिया था कोरोना से पहले कि उनके देश में कोई भी मतलब एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के बेस पे नहीं होगा, सारा इको फ्रेंडली रहेगा। मैंने बेसिकली गोबर सार यूज करके, नेचुरल जितना सारा चीज है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, थैंक यू सर, मैं वर्ड भूल रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम इतना बड़ा पड़ गया कि कोरोना आ गया और श्रीलंका तो सर बहुत खराब हालत में चला गया। लेकिन एक चीज क्या है ना, श्रीलंका ने ना एक ही बार में सोचा कि, क्योंकि छोटा कंट्री है, उसने सोचा कि मैं सारा का सारा एक ही बार में आउट कर दूंगा, अचानक से पूरा का। लेकिन ऐसा नहीं, धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए। सर्टेनली अगर आप डिसीजन ले लोगे ना तो मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी एक्सपेंसिव करेंटली।
क्योंकि जिस तरह का सिचुएशंस बन चुका है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट आता है। तो मैं फार्मर तो नहीं हूँ, पर जितना मैंने सुना या जाना उतना ही बता रहा हूँ। अब देखो आगे क्या होता है, बट फिर भी फर्टिलाइजर का यूज तो कम नहीं हो रहा है सर। मैं आपको क्या बोला, इंडिया इज 140 करोड़ प्लस का आबादी। इतना बड़ा फैमिली मेंबर को खिलाने के लिए ना कोई उपाय नहीं है। अगर 1/4/2011 के बाद अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो तो आपको उसमें बेनिफिट दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपोट और एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन, माने बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इनलैंड कंटेनर माने जहाज में जो होते हैं, अप्रूव्ड अंडर कस्टम एक्ट 1962। ठीक है, मैंने जो इंटरनल लेवल में देश के अंदर इनलैंड वाटर माने क्या, इनलैंड कंटेनर माने देश के अंदर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाई रिवर सिस्टम, बाई ओशियन माने बाई सी जाता है, तो उसका जो कंटेनर होता है ना उसका डिपो बनाना है आपको। जैसे इसके बारे में अदानी काम करता है, अदानी पोर्ट बड़ा काम करता है सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वॉक्स 1/4/12 के बाद, जैसे इसका भी 1/4/12 के बाद। ये सब डेट चाहिए आपको याद रखना। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ ए स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, कच्चा लोहा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन 1/4/2014 के बाद। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके लिए तो इंडिया तरस रहा है। दुनिया में बहुत कम देशों में है, इंडिया भी चाहते हैं कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर बन जाए। जो लग्जरी कार होते हैं ना सर, लग्जरी कार में जो ऑटोमोटिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो लग्जरी कार का मेन होता है क्या, फीचर्स। स्लारी माने सारी मैंने बेसिकली बताता हूँ, रुक जा। ये देखो वेफर फैब्रिकेशन, जो बेसिकली मैं आपको बता रहा था ना, मैंने अभी सेमीकंडक्टर देख लो फिर बताते हैं स्लरी क्या है। वेफर फैब्रिकेशन के बारे में क्या बता रहा है मैंने, बेसिकली जो मदरबोर्ड होते हैं ना कंप्यूटर में, वैसा ही गाड़ी के अंदर ना ऐसे चिप सिस्टम होते हैं, मदरबोर्ड सिस्टम होते हैं, जिसको फैब्रिकेशन किया जाता है, उसी को बताया जा रहा है सर। तो इस तरह का वो चीज इंडिया में उतना मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ज्यादातर होता है ताइवान में। चाइना के सामने है ना ताइवान, वो बड़ा अच्छा बनाता है। और इसका जो रॉ मटेरियल है ये यूरोपियन वर्ल्ड से आता है, मोस्ट प्रॉब्ली जर्मन, फ्रांस, ये सब जगह से। तो रॉ मटेरियल्स उनका बनाते हैं ताइवान। इंडिया चाहते हैं कि इंडिया भी बना पाए। और क्या बोले इसे स्लरी का मतलब, मैंने आयरन और जो स्लरी बोने का इसका मतलब स्लरी पाइपलाइन। स्लरी का मतलब बता सकते कि थिक लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर मिक्स्ड विद एनिमल वेस्ट दैट फार्मर यूज ऑन देयर फील्ड्स टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर। आई थिंक जो यहाँ पर स्लरी का मतलब तो यहाँ पर गोबर में मिला पानी के बाद बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर स्लरी पाइपलाइन का मतलब है आई थिंक थोड़ा गिल्ला रहेगा, ऐसा कुछ चीज बताना चाहता हूँ। थिक वर्ल्ड HDPE पाइप फॉर स्लरी एप्लीकेशंस, ठीक है, स्पेशली इंजीनियर पाइपलाइन यूज टू मूव ओर सच एज कोल और आयरन और माइनिंग वेस्ट। ठीक है, अब डिटेल्स पढ़ लेना थोड़ा। स्लरी क्या होता है ये देखिए, इस तरह का चीज को जो थोड़ा मैं बोला ना, थोड़ा सा जैसे गोबर के साथ मिला हुआ चीज को स्लरी कहते हैं। मैंने जो थोड़ा सा क्या बताया सर, इसको इसको क्या बोले हिंदी में, लिक्विड फॉर्मेशन है एक तरह का, जो पानी के साथ मिला के, अगर पानी के साथ गोबर को मिला दो कैसे देखने में रहेगा, उसको स्लरी बोल। पोटैटो ठीक है, पोटैटो स्टार्च का स्लरी, ठीक है। ये देखो सर, स्लरी कंपोज्ड ऑफ ग्लास बेड्स इन सिलिकॉन ऑयल, ठीक है, फॉलोइंग डाउन, मैंने इस तरह का चीज को जो भी थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर बनाया जाता है ना, जैसे स्लरी बोलते हैं। जैसे मानो तुम बेसन का एक पेस्ट बना, वो भी स्लरी हो जाएगा, पकोड़ा तल लोगे उससे। चलो यार। कहाँ चला गया मेरा नोट्स, हाँ मिल गया सर। आज तो लिस्ट पढ़ते पढ़ते दिन बीत जा रहा है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल 35 AD।
हाँ सर, हमारा दिल 35 एडी में ही चल रहा है, खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। जान लो सर, क्या है ना, एक बार मुंह से पढ़ लोगे अपने लिप से, और एक बार कान में सुन लोगे, तो क्या है ना, और एक बार आंखों से देख लोगे, तो क्या है ना, याद रह जाता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको देख लेता है। आंखों से देखो, मुंह से पढ़ो माने लिप से, और कान से सुनो, ये तीनों काम कर लो तो भूलने का चांसेस कम। सबसे बोलते हैं कि पढ़ाচ্ছে শোনা ভালো, শোনাচ্ছে দেখা ভালো, মানে पढ़ने से अच्छा है सुन लो, सुनने से भी अच्छा है देख लो। जो चीज जितना लोग देख लेता है वो उतना ज्यादा याद रहता है। ये सच में साइंटिफिक है। পড়াচ্ছে শোনা ভালো, শোনাচ্ছে দেখা ভালো, শুনেছিস কখনো কথাটা? पढ़ा मानेই तो देखा। यस सर, नहीं सर, आपके मुंह से सुना है सर। मेरे मुंह से सुन। नहीं सर, इट्स ट्रू। पढ़ा माने देखा ना, देखा माने रियल में देखा। देख देख, तूने मुझे अभी बोला कि स्लरी क्या है, तो तुमने स्लरी को पढ़ा, रीड किया, तो क्या तुमने स्लरी देख लिया? अब जब तुमने मुझे पूछा सर स्लरी का मतलब बता दो, तो मैंने तुमको थोड़ा, क्योंकि आजकल गूगल का जमाना है, तो मैंने विकिपीडिया में स्लरी का कुछ मिला, तो स्लरी का अलग अलग तुमको दिखाया। तुम्हारे दिमाग में एक स्लरी नाम का एक चीज क्या हो सकता है, उसका एक आइडिया लगा। लेकिन अगर तुम इसको रियल लाइफ में कभी कोई स्लरी को देख लेते हो, ठीक है, अपने हाथों से, जैसे स्लरी का विकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बता रहा था, स्लरी का मतलब बता रहा था कि ठीक, चलो हिंदी में पढ़ लो। लिक्विड हाँ, तो हिंदी में पढ़ लो सर, बस ज्यादा अच्छा रहेगा। गोबर मिला पानी वाला द्रव। ठीक है, गोबर से मिला हुआ कोई पानी का द्रव, ठीक है, गाढ़े जैसा, किसानों द्वारा उपज बढ़ाने के लिए खेतों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, माने किसान इसको खेत में यूज करते हैं, इसे बोलते हैं स्लारी। अब कभी एक काम करना, ये ऋषभ, किसी किसान के घर चले जाना और उसको बोलना कि हमको स्लारी बनाना है, गोबर को हाथ में लेना, पानी के साथ मिलाना, और खेती में जाके उसको यूज करना, तो फिर वो हो जाएगा रियल लाइफ देखना। और जिंदगी में कभी स्लारी भी। কথা বলছেন যে हाँ প্র্যাকটিক্যাল बोल। নলেज হবে তত মানে তত ভালো। ऑब्वियसली सर, किसी भी चीज को मैंने, अगर आप कर लेते हो ना जिंदगी में वो काम, कभी वो कभी भूलोगे नहीं सर। दैट्स ट्रू। हम लोग हजारों चीज पढ़ते हैं जिंदगी में, उतना मौका नहीं मिलता है। अमेरिका कैसे है मुझे पता है, मैंने कभी गया नहीं सर। अमेरिका कैसे है मुझे आइडिया है, मैंने टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा, मैंने किताब में पढ़ा। लेकिन अगर मैं आंखों से देख लूं ना, जैसे बचपन से मुझे बड़ा शौक था कश्मीर देखने का, तो 2005 में 6 में मोस्ट प्रोबेबली जब मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर देखा, तब छोटा था, उतना नॉलेज नहीं था, बट फिर भी देखा। मैंने रिसेंट पास्ट में भी एक बार कश्मीर विजिट किया, तो जो देखा सर वो दिमाग में छप गया कि भाई सच में कश्मीर क्या है। अब पढ़ना, सुनना और आगे जाके देख के आना, अब बताओ, कश्मीर तो मेरे दिमाग से कभी जाएगा नहीं। एकमात्र तभी जा सकता है जब मेरा दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, अगर मैं मेमोरी लूज करूं तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि कश्मीर क्या है, कश्मीर के लोग कैसे हैं, वहाँ का नेचर कैसा है, पहाड़ कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या एडवांटेज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, दिख रहा है, आंखों से दिखता है। तो जो आंखों में इंसान देख लेता है ना, ऑब्जर्व कर लेता है देख के, वो उसके दिमाग में रह जाएगा, जिसे आप प्रैक्टिकल बोल सकते हो। अच्छा चलो सर, चलो हो गया, स्लरी हो गया। अच्छा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए सेमीकंडक्टर, मैं आपको क्या बोला, गाड़ी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चीज है सेमीकंडक्टर। जो बनाने वाला है आपका ताइवान। रिसेंटली टाटा मोटर्स का शेयर गिर गया था, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास सेमीकंडक्टर नहीं था। मजाक नहीं कर रहा सर। टाटा मोटर्स दो लग्जरी कार बनाते हैं ना, जो वर्ल्ड वाइड बड़ा चलता है। 2020 में जब मैं शेयर मार्केट का क्लास ले रहा था, तो मैं स्टूडेंट को, काफी सारे स्टूडेंट को मैं बोला था कि भाई टाटा मोटर ले लो, तब दाम चल रहा था 100 रुपए में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो 60 65 इस तरह का, देख पा रहे आप लोग?
हेलो, अरे देखा हाँ, जाच्छे। उस टाइम पे काफी लोगों ने, मैंने भी लेके रखा, किसी ने जो जितना, कोई बोल रहा दादा 150 चल रहा है, भाई ले ले भाई, ले ले, सब ले ले, जो मिला ले ले। तो किसी ने, कोई तो ऐसा ही सर मेरे पहले से ले लेके रखा है, फिर मेरे को बोल रहा है दादा मैंने तो पहले लेके रखा है, मैंने चलो अच्छा है। तो किसी ने तो मोटा मोटी 100 के रेंज पे ज्यादातर लोगों ने लिया था 2020 के इसी जुलाई के टाइम पे, आज ही क्लास में बात हो रहा था। तो आज देखो टाटा मोटर्स 3 साल में कहाँ पहुंचा है, कितना गुना बढ़ा है देखो सर, 300% मोर देन दैट, 600% बढ़ गया 3 साल में। तो ये जब गिरा था तो क्यों गिरा था, इसके पीछे रीजन था कि सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहा है। तो मैंने जब क्लास में एनालिसिस दिया था तो मेरे पीछे उसका मेन बेसिस ये था कि सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है, ताइवान के पास रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना के कारण इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होकर रखा है। धीरे धीरे मार्केट ओपन हुआ, फिर सब रॉ मटेरियल सप्लाई मिला, फिर ताइवान के पास प्रोडक्ट गया, तब ताइवान उसको बनाया, तब जाके ऑटोमोबाइल कंपनीज को मिला। तो टाटा मोटर्स का जो लग्जरी कार प्रोडक्ट है, जैगुआर, लैंड रोवर, इस तरह का, वो मेनली यूरोपियन मार्केट में अच्छा कमाता है सर, चाइना मार्केट में भी कमाता है। টাটা মোটরস কেন সবগুলোরই শেয়ার প্রাইস কমে গেছে, কারণ ব্যবসায় বন্ধ ছিল অনেক। एग्जैक्टली सर, तो मैं जस्ट इसलिए टाटा मोटर्स याद आया क्योंकि उसका सेमीकंडक्टर इशू ज्यादा हुआ था। ठीक है, जितना डेवलपमेंट टाटा मोटर्स ने दिया इतना डेवलपमेंट मारुति सुजुकी नहीं दिया सर, समझना पड़ेगा बात को। जो आप देख रहे हो टाटा मोटर्स पे, चलो 3 साल पहले आप मारुति को देख लो। मारुति का शेयर 2020 में 5,000 5,500 में आ गया था, ठीक है, लेकिन अभी उसका शेयर देखो आप 9,000 में चल रहा है, 4,000 का इसमें भी ग्रोथ है, लेकिन अगर परसेंटेज करोगे तो टाटा मोटर्स बेहतर लगेगा आपको, और ये कंपेरेटिवली महंगा भी है। ठीक है, तो काफी लोगों ने इसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया, मारुति का मार्केट शेयर ज्यादा हाई है। चलो ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो इसलिए मैं बोला, सेमीकंडक्टर इश्यूज मुझे याद आया था, मैं बताया। अच्छा, डेवलपिंग और मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर आपने 2017 के बाद से किया, डिडक्शंस कैसे मिलेगा, 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड एंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड परचेस करना, गुडविल परचेस करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेस करने को छोड़ के, इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव स्पेसिफाइड बिजनेस। जो भी बिजनेस के बारे में मैंने आपको लिस्ट पढ़ के सुना है, 35 AD के तहत आपको डिडक्शंस 100% कैपिटल एक्सपेंस, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के। फर्दर द एक्सपेंडिचर इन, हाँ बोलो। নিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে বুঝলাম না, মানে নতুন ব্যবসা বা নিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে কি? एनी काइंड ऑफ मेंटेनिंग ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसको डेवलप करना एज वेल एज मेंटेन करना, जो बेसिकली ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड मैटर के साथ जुड़ा हुआ। আচ্ছা, আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো অনেক টাইপেরই। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा नहीं कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो 1417 के बाद है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड में रहेगा। ठीक है, ये तो बस समरी नोट से मैं आपको बताया, आप चाहो तो डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पर। Deductions for capital expenditure 100%, वही बात बोला है, कोई किसी भी तरह का मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो बिजनेस डेवलपमेंट में या सोशल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बेसिकली कह रहा है सर। और क्या है सर, ये तो क्वांटम ऑफ डिडक्शंस के बारे में था। और एक बात है सर, ये जो भी खर्चा आप करोगे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए करोगे तभी डिडक्शंस मिलेगा। Further, the expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of specified business prior to commencement of operations would be allowed as deductions during the previous year in which the SSE commenced operations of the specified business, provided the amount incurred prior to commencement has been capitalized in the books of account of the SSE on the date of commencement of its operations.
अब ये कैपिटलाइज करने का कॉन्सेप्ट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। और ये सारा पेमेंट जो है अगर ये 10,000 के ऊपर है तो आप ऑनलाइन करो, ठीक है। पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 टू बी मेड थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। 10,000 के नीचे है तो कैश कर सकते हो, ऊपर का है 10,000 के ऊपर का है तो ऑनलाइन करो, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ और भी एरिया है जैसे सेक्शन 10AA चैप्टर 6A के अंदर अगर वहां पर कुछ खर्चा हुआ है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। 10AA में कोई खर्चा कर दिया तो 35AD अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट है ना, ये आप कितना दिन से आगे लेके चल सकते हो। एसेट टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस 8 साल का एरिया है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं लास्ट 2-3 पॉइंट है ना, एक काम करूंगा नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन करवाऊंगा। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, नहीं तो मैं आज ही करा देता। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा 35AD के अंदर, मैंने सैटरडे वाला क्लास, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये चीजें एप्लीकेशन कर रहे हैं। आज मैं आपको बस बेसिकली 35AD रिलेटेड बिजनेस का आइडिया देके रखा, आपको इतना पता चल गया कि 35AD में क्या क्या बिजनेस आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको 35AD का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो बेसिकली आज का क्लास क्या था, 35D का रिविजन था, 35D का क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो था, और 35AD का बिजनेस आइडिया लिया। बाकी चर्चा इनकम टैक्स में सैटरडे करेंगे, ठीक है। तो फिर सर आज इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।